नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश का मुकद्दर राज्यों की व्यवस्था से तय होता है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ा कार्यक्रम सीएम साहब, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जिनका नारा है मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। जो ये कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं को हम सटासट नौकरी देते हैं, जो ये कहते हैं कि राज्य में लोगों की भलाई के लिए हमने अनेकों कदम उठाए हैं, आने वाले वक्त में भी उठाएंगे। किसानों को अगर फसल में कोई नुकसान हो तो वहां पर भी हम 100% उनको मुआवजा देते हैं। इन तमाम दावों के बीच तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाना कितनी बड़ी चुनौती, आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से। तो आइए सीएम साहब की करते हैं शुरुआत। जिस राज्य में होने वाला है चुनाव, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने चुनौती है कि आखिर वो कैसे तीसरी बार बनाएंगे यहां पर बीजेपी की सरकार, उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं, चुनावी रणनीति समझते हैं, क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जिसके दम पर वो तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाने का दम भर रहे हैं। सीएम साहब। तो सीएम साहब में हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब। और सैनी साहब, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार, क्योंकि मैं दिन गिन रही थी। पिछली बार 4 दिन जब सीएम आप बने, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और इस बार आपको 70 दिन, कुल 74 दिन आपको मिले बतौर सीएम काम करने वाले, जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में नहीं लगा हुआ था। इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि आपको हैट्रिक मारने के लिए क्रीज पर उतार दिया गया है, लेकिन क्रीज पर जमने के लिए टाइम बहुत कम मिला है। ऐसे में आप ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाले हैं जिससे तीसरी बार आप यहाँ कमल खिला सके? कौन सा वो मास्टर स्ट्रोक? पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ और सभी दर्शकों को भी मैं राम राम करता हूँ, क्योंकि लगातार जो पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं और पहली बार ऐसा लगा है कि हरियाणा प्रदेश का आमजन भी, एक दूर से दूर बैठा हुआ गांव का व्यक्ति भी इस बात की चर्चा कर रहा है कि सरकार ने बिना भेदभाव के और बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा प्रदेश को डबल इंजन की सरकार के अंदर बढ़ाने का काम किया है। और उस गति के अंदर, क्योंकि मेरे पास जब ये जिम्मेवारी आई है, 12 मार्च को जिम्मेवारी आई और 12 मार्च के बाद 16 मार्च को 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। हाँ। और 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा। हाँ। 6 जून से लेकर के मात्र 16 अगस्त को फिर कोड ऑफ कंडक्ट में आगे वो मात्र मेरे ख्याल से 182 दिन बैठते हैं। अच्छा। 182 दिन में से लगभग 56-60 दिन मुझे काम करने का अवसर मिला है। और इन दिनों के अंदर जिस गति से काम किया है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मिलकर के लोगों तक जो सरकार की योजनाओं का लाभ और जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान हमने गति से किया है। यहाँ तक कि विपक्ष इस बात की चर्चा करना शुरू कर दिया कि घोषणाएं हो रही हैं। मैंने कहा कि ये घोषणा नहीं है, जो भी हम बात बोल रहे हैं उस बात को पूरा कर रहे हैं, कैबिनेट के अंदर पास करके उसको धरातल पर उतारने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये तो मात्र थोड़े दिन का ट्रेलर था। लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला, समय कम नहीं मिला। अभी तो ये ट्रेलर था और ट्रेलर के बाद तो पिक्चर बाकी है। विपक्ष के लोगों को जिस प्रकार का उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर, अगर देखेंगे हम विपक्ष का 10 साल का कार्यकाल और हमारा भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का कार्यकाल, क्योंकि विपक्ष भी डबल इंजन में रहा है, परंतु डबल इंजन के अंदर दोनों जगह भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है। अगर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे, हरियाणा के अंदर हर चीज की लोगों को लाइन में खड़े होकर के मिलती थी। बोलते तो थे ये लोग, ये बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु नहीं दे पाए। लोग हालात उससे जूझ रहे थे। ये बोलते थे कि हम गैस का सिलेंडर जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए दिया था, वो भी लाइन में 3-3 दिन के अंदर मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि सरकार ऊपर भी इनकी थी, नीचे भी इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार थी। और
किसान को अगर अपनी फसल बेचनी होती थी, उसके लिए भी किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये दो सरकारें, उनकी भी सरकार थी, हमारी भी डबल इंजन की सरकार थी। इन दोनों सरकारों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो लोगों को बड़ी राहत इस डबल इंजन सरकार के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मिली है। आपका नारा है मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब मैं आती हूँ सर चुनाव, क्योंकि इस हिस्से में हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो लोग कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं था कि उस दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला था। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 3 बजे भी शाम में आपकी शायद सभा थी। आपको इलेक्शन कमीशन चुनावी तारीखों का ऐलान कर रहा है, आपको भी जानकारी नहीं थी, सच है क्या? अंजना जी, ये चुनाव आयोग का कार्य है। ये लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं और ये लोग इस प्रकार का दुरुपयोग भी ये कांग्रेस के लोग करते थे। क्योंकि दुरुपयोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनको सारा का सारा इनकी सेटिंग होती थी, सेटिंग अंदर काम करते थे। परंतु चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको अपने अधिकार हैं। चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व है। उसके अंदर सरकार का इंटरफेयर क्यों? वो पूछ लेते हैं, बता देते हैं कि भाई हम तैयार हैं। हमारे से पूछा गया कि चुनाव के लिए तैयार, हमने कहा तैयार हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के ही दबाव में चुनावी तारीख को बदला गया है, 1 से 5 अक्टूबर किया गया है, सच है? देखिए, इसके लिए आप लोगों को लगा लोग छुट्टी पे चले जाएंगे जैसा लोकसभा में हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग वोट करने ही ना निकले। देखिए, कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस तो कभी भी लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस ने विश्वास ही नहीं किया। विश्वास कैसे करें? उनकी नीतियां ही ठीक नहीं है। और लोकतंत्र का तो ये अपमान अगर करने का काम किया है कांग्रेस ने किया है। ये थोड़ी चाहते हैं कि लोग वोट पोल करें। हमारे माननीय अध्यक्ष ने, उनको चिंता हुई कि इतनी छुट्टियां हैं, 29 तारीख को सैटरडे है, संडे है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, चुनाव के कारण छुट्टी, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, कि लोग कहीं अपना टूर प्लान ना बना लें और बाहर ना चले जाएं और वोट कम ना हो जाए। ये चिंता हमारे अध्यक्ष ने की। चुनाव आयोग की स्वायत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों के दबाव में चुनावी तारीख को बदला गया है। देखिए अंजना जी, ये लोग जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो ये हर चीज के ऊपर ये अपना सवाल खड़े करते हैं। अभी पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के अंदर भी इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, इन्होंने सवाल खड़े किए कि राहुल गांधी साहब जैसा एक जो सत्ता के ऊपर जिनका परिवार 60-65 साल तक रहा हो, लगातार परिवार से उनके प्रधानमंत्री बनते रहे हों, वो व्यक्ति अगर तीसरी पीढ़ी में आकर के संविधान की बुक उठा करके लोगों के बीच में जाकर के इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम। मुद्दों के ऊपर बात करिए, झूठ के ऊपर बात मत करिए। ये झूठ की किताब उठा करके और झूठ को फैला करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की रचना की, उस व्यक्ति को आज तक कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। पहली बार अगर सम्मान किसी सरकार ने दिया है, किसी व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री ने दिया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। उसने उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उनको सम्मान देने का काम किया। वो कैसे सोच सकते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा? यहाँ से सर अब आपके रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा संविधान के मुद्दे पर वो झूठ फैला रहे थे। क्या इसी वजह से आपने कहा था कि 10 कमल खिलाएंगे और इसी हरियाणा में सिर्फ 5 कमल खिले? वजह क्या रही? आप जब आप मुड़ के देखते हैं, क्या सिर्फ संविधान पर चर्चा जो राहुल जी करते थे वो था, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, पहलवानों का मुद्दा, पहलवानों का आंदोलन करना सरकार के खिलाफ, वो भारी पड़ा? क्योंकि हरियाणा से ही तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा रेसलर्स सारे। देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपने ठीक कही है बात। अगर आप देखेंगे 2014 से पहले हमारे पहलवान, हमारे स्पोर्ट्स के जो यूथ है, कितने मेडल आते थे, आज कितने आते हैं? 2014, 2024 एक बड़ा अंतर उसके अंदर है। उसके अंतर का कारण है कि सरकार ने मजबूती से उनके लिए सुविधाएं खड़ी की और सरकार उनके लिए हर संभव प्रयास करती रही कि हमारे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब कहीं भी
पैरा ओलंपिक, ओलंपिक के अंदर जाएं, तो वहां पर हमारे युवा अच्छा प्रदर्शन करें, उसको लेकर के हमारे सरकार ने खिलाड़ियों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया और उसका परिणाम भी निकले हैं। ऐसा नहीं है परिणाम 10 से 5 क्यों हुए ये नहीं देखिए, बताया। मैंने वही कहा है, ऐसे झूठ बोले गए कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और घर में जा करके कान में बोल दिया कि भाई 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8,500 रुपए खटाखट खाते हुए आ जाएंगे। और ये लोग इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे भोले लोग हैं और क्योंकि कांग्रेस सिस्टम को नहीं बना पाते, कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को भड़कल हो जाते हैं, बात में आ जाते हैं। हमारे लोग यहाँ के भोले हैं, मैं तो कहूंगा भी कि बातों में कांग्रेस की आ जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी की चुनौती से तो आप बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए वो है जो नेता लिस्ट निकलने के बाद आपकी पार्टी से फुर हो रहे हैं। नहीं, ऐसा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व उप प्रधानमंत्री जी के परिवार के से लोग, आपके जो कैबिनेट मंत्री है रणजीत चौटाला, उनका निकलना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है। ये सारे के सारे अब कह रहे हैं कि हमें नहीं सीट मिली, ये आपके लिए चुनौती नहीं बनेंगे। वहां पर आप नवीन जिंदल जी की मां को देखिए, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं। कैसे मनाइएगा मुख्यमंत्री जी? अंजना जी, देखिए, आज 10 वर्षों के अंदर आज जबरदस्त काम हुए हैं और बहुत सारे दूसरे दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ज्वाइन किया है। अगर हम देखें, आज किरण चौधरी जी कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी में आई। उनकी बेटी श्रुति चौधरी पार्टी में आई। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को ग्रहण किया, मोदी जी की नीतियों को ग्रहण किया है। और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। सबके बेटों को आप टिकट देते हैं ना सर? नहीं, देखिए, सबको लाल, आप सोचिए, सुनिए ना, एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, और वो सवाल ये है कि देखिए, आपके कार्यकर्ता ये मानते हैं कि जो भी दूसरी पार्टी से आता है, जो लोग नाराज होकर निकल रहे हैं, उनको आप लोग सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। किरण चौधरी जी को राज्यसभा पहुंचा दिया, श्रुति चौधरी उनकी बेटी को आपने टिकट दे दिया, इधर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया। तो प्रश्न तो यही उठता है ना कि आप लोग कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ हम चुनावी मैदान में उतरते हैं, और आप परिवारों को ही टिकट देते हैं, दूसरी पार्टी से पैराशूट लैंडिंग वालों को सिर आंखों पे बिठाते हैं। एक मैं अंजना जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात की है परिवारवाद की। परिवारवाद किसको मानते हैं? परिवारवाद तो राहुल है और प्रियंका है, सोनिया है। कैसे आपके वाले नहीं है? बताओ ना, एक मैं गरीब परिवार का बेटा, मेरे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, गरीब घर से उठा करके बना दिया। ये क्या कांग्रेस के अंदर कल्पना थी क्या? कोई सोच नहीं थी। ये सोच अगर हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर सोच हो सकती है कि जो कार्यकर्ता काम करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है, उसको पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो कैसे आप उनकी नाराजगी कैसे मोल ले सकते हैं ऐसे वक्त पर, चुनाव के वक्त, अगर बीजेपी किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष इस्तीफा दे दे? नहीं, उनकी नाराजगी का रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है? देखिए, उनको थोड़ा होता है कि काम कर रहे हैं, काम करते करते, क्योंकि टिकट एक है अंजना जी, टिकट 2 नहीं बन सकते, परिस्थितियां बनती हैं, और उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझेंगे, ऐसा नहीं है, समझेंगे। कैसे मनाते हैं आप? गुस्सा हो सकता है। अरे ऊपर वालों ने सुना नहीं टिकट किसी और को, कैसे मनाते कैसे आप? नहीं, देखिए, ऊपर वालों ने मेरी सुनी नहीं, टिकट किसी नहीं, मैंने कहा है कि गुस्सा उनके अंदर आ सकता है कि मुझे टिकट नहीं मिला। नाराज नहीं होते, वो नाराज नहीं होते, उनके पार्टी से नाराजगी नहीं है। इस्तीफा दे रहे हैं ना, यहाँ तो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं ना। गुस्सा है अंजना जी। योगेश्वर दत्त का आपने ट्वीट पढ़ा है सर? हाँ, पर जो उन्होंने पोस्ट गुस्सा होता है, उनके अंदर गुस्सा है। योगेश्वर दत्त जी को बड़ौदा से हमने 2 बार चुनाव लड़ाया, हमने उनको टिकट दिया। हमारा अर्जुन अवार्डी है, खिलाड़ी है, हमने खिलाड़ी को टिकट दिया है। इस बार नाराज नहीं, नाराजगी उसकी ये है कि मुझे कहीं और से टिकट मिल जाए, परंतु परिस्थितियां बनती है, गुस्सा है थोड़ा सा उसके अंदर, समझा लेंगे, नाराज नहीं है। नाराज तो कैसे मनाते कैसे हैं आप मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, ऐसे ही चाय वाय पे बिठा के? बातचीत तो जब करते हैं, मैं कल
गया भी था और कुछ कार्यकर्ताओं को मैं मिल करके आया हूँ। लगातार मैं मिल भी रहा हूँ, बुला भी रहा हूँ, मैं बुला करके भी मिलता हूँ। परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा इस बात का आ जाता है कि मैंने काम किया है, टिकट मिलना चाहिए, अच्छा है, गुस्सा करना ठीक है, हम उसको अन्यथा नहीं लेते। नाराज कोई नहीं है, पार्टी के साथ है और मजबूती से काम करेगा, आप देखना। मतलब गुस्सा आया भी तो आप लस्सी वस्सी चाय पराठा मक्खन खिला के मना लेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं अंजना जी, ऐसा है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से मेहनत से काम कर रहे हैं और पार्टी ऐसा नहीं उनके सम्मान में कमी रखती है, सम्मान करती है। पहलवानों के मुद्दे पर देखिए, पहले से ही बीजेपी घिरी हुई थी और अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपके लिए झटका नहीं है? हमारे खिलाड़ी हैं और हमारे हरियाणा के वो हीरे हैं, मैं ये मानता हूँ, और हमारे देश की वो शान है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने एक भारत का नाम ऊंचा किया है। परंतु कांग्रेस राजनीति करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उनको दिखाई दे रहा है, आज हुड्डा साहब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मेरे पास विधायक होते तो मैं राज्यसभा में भेजता। ये तो हुड्डा साहब ने कही है। हुड्डा साहब को तब तो दिखाई नहीं दिया जब वो गोल्ड मेडल लेकर के हमारे युवा खिलाड़ी आए थे और तब ये सरकार के अंदर था, तब तो इसके ध्यान में नहीं आया कि उनको राज्यसभा में भी भेजना है। ये राजनीति करते हैं, राजनीतिक उन्होंने फिर बेटे को राज्यसभा राजनीतिक स्टंट है। हाँ, वो बेटा आ गया ना उनके आगे, फिर खिलाड़ी नहीं था, फिर बेटा था आगे, खिलाड़ी पीछे हो गया, बेटे को आगे कर दिया, बेटे को भेजा। विनेश फोगाट पे उनका कहना देखिए 100 ग्राम की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई। दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने के लिए एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचे। वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति थी? बिल्कुल राजनीति है। आप भी तो इनाम का ऐलान कर रहे थे। इनाम हमने दिया ना, हमने कहा है कि हमारी बेटी आप करें तो राजनीति नहीं। देखिए, अगर हमारे युवा खिलाड़ी का मॉडल डाउन होता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने खिलाड़ी का हम मॉडल डाउन नहीं करेंगे, उसके मॉडल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैंने तभी ये घोषणा की कि हमारी बेटी हमारी शान है और उसने दुनिया के अंदर भारत का नाम चमकाया है। मैंने तुरंत इस बात की घोषणा की कि हम उसको उस सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वो जीतती वहां पर, अगर वो उसके अंदर हिस्सा लेती वो देश का नाम ऊंचा करती। परंतु हमने उसके सम्मान को बढ़ाया है। तलवार की धार पर चलना तो आपने सीख लिया है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप विनेश की प्रशंसा कर रहे हैं खिलाड़ी के तौर पर, उनका मोराल बूस्ट, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ, वो पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स में वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है, आपके सामने है। किया क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसने उनको राज्यसभा में भेजना था तो किसने रोका था? उससे पहले भी था। ये राजनीति तो है। मनोहर लाल जी, जिनको आप राजनीतिक गुरु अपना दिखाई भी दे रही है, पर राजनीतिक गुरु आप कहते हैं मनोहर लाल जी को, वो कह रहे हैं कि पहले भी जब आंदोलन हो रहा था तब भी ये प्रायोजित था कांग्रेस का, अब भी है। क्या आप भी सहमत हैं इस बात से कि जब आंदोलन हुआ इन पहलवान बेटियों का तो वो राजनीति से, पॉलिटिक्स से प्रेरित था? कोई भी ऐसा कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे सीए का किया है, चाहे किसानों के हित का किया है, खिलाड़ियों के हित का किया है, किसानों के हित में भी अगर फैसले लिए हैं, हर फैसले का विरोध, हर योजना का विरोध, एक भी योजना अंजना जी आप ये नहीं बता सकते भी जिसका कांग्रेस ने विरोध ना किया हो। क्या कारण है? अरे कोई तो 10 वर्षों में काम ठीक किया होगा मोदी जी ने, किसी की तो प्रशंसा कर दो। कि आप झूठ की बजाय काम के ऊपर बात करिए, काम तो बता सकते हैं कि हमने क्या काम किए हैं। मैं इतने काम गिनवा सकता हूं कि 10 वर्षों में जो काम किए, मुझे 8 घंटे 10 घंटे बिना रुके मैं बोल सकता हूं। इतने कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। आज अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर अब ये यात्रा लेकर के निकले हुड्डा साहब, हिसाब मांगो यात्रा, भाई हिसाब हम तो देने के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि हर वर्ष हमारे जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो नेता हैं, वो सरकार की क्या हमने 1 साल में काम किया है उस नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, बताने के लिए जाएंगे। हर साल हम जा रहे हैं। हमारी सरकार ने आज इनकी कांग्रेस की सरकार में जो युवा विश्वास खो चुका था, जो ये सोचता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं,
नौकरी किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। आज हमारा युवा के अंदर वो विश्वास जगा है इन 10 वर्षों के अंदर। आज वो सोचने लगा है कि नौकरी किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से नहीं मिलेगी, नौकरी तो हमें कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने से मिलेगी। 2-3 सवाल बचे हैं जिसके बाद हम अगले हिस्से में जाएंगे। 2 सवाल हैं। सबसे पहले, चूंकि आपने नौकरी की बात, ये तो आम जनता से जुड़े मुद्दे वाले सेक्शन में मैंने सोचा था, लेकिन इसी हरियाणा में सर 45,000 ग्रेजुएट अगर सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आ जाते हैं तो ये क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? अगर लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके भी नौकरी को लेकर चिंतित है, सफाई कर्मचारी के लिए 45,000 ग्रेजुएट्स का पहुंचना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? अंजना जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी सरकार 10 वर्ष हुए, हमने बड़ा सिस्टम उसके अंदर काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार ने, चाहे मुद्रा बैंक योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, चाहे स्टैंड अप इंडिया है, और उसके साथ साथ चाहे इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाने का भी गति से काम किया है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाती है जो हमें लगता है कि ये देश हित में नहीं है, कहीं का देश का नुकसान होगा, उसके समर्थन में कांग्रेस आ जाती। क्यों, क्या कारण है, ये नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर अंजना जी मैं बात करूं, आप कौन सी देश विरोधी बात का उन्होंने समर्थन किया है? मैं बताऊं? हाँ। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस ने गठबंधन किया उससे। उसने क्या कहा कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे, ये उसके अंदर लिख दिया मैनिफेस्टो के अंदर। कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। क्या कांग्रेस ये बताने का काम करेगी कि जो हमारा, मुझे चिंता इस बात की है, मेरे हरियाणा का नौजवान हरियाणा देश की आर्मी के अंदर 10% का हिस्सेदार है। इतनी भारी संख्या के अंदर हमारा हरियाणा का युवा है, आर्मी के अंदर है, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा है, और कांग्रेस ने उसका समर्थन कर दिया कि आतंकवादियों को हम शहीद का दर्जा देंगे। क्या मंशा है, स्पष्ट करें, बताने का तो काम करें। मैंने कहा है कि जहां पर भी देश विरोधी, कोई देश को कमजोर करने वाली बात आती है, कांग्रेस उसके साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। उस मैनिफेस्टो को अंदर कई बातें लिखी हैं, ये एक बात बताई मैंने, उन सब का क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस जो समर्थन करती है, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर है, धारा 370-35 से हमने हटाया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि अब हम आएंगे, हम जो हमने धारा 370 हटाई है उसको लागू करेंगे। ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, क्या आप उसका समर्थन करते हैं जो हमारे हरियाणा के, मुझे इस बात का बड़ा दिक्कत है, कांग्रेस ने ये बात कही, उस बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये शब्द लिखा है कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे, ये बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, कांग्रेस ने उसका गठबंधन किया है। क्या उस बात का कांग्रेस समर्थन करती है? सीए का विषय आया, सीए के अंदर किसको दिक्कत है, किस मुस्लिम को दिक्कत है? अगर भारत की बात कर रहा है, भारत के अंदर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, योजना बनती है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बनती है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर मकान गरीब व्यक्ति हिंदू को मिल रहा है तो वो मकान गरीब मुसलमान को भी मिल रहा है। ये परंपरागत, ये क्रांतिकारी वीरों का देश है जिन्होंने इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन लोगों की बलि देती है, उन लोगों की बलि चढ़ाना चाहती है। ठीक है, इससे पहले कि हम आम लोगों से जुड़े सेक्शन पे जाएं, 3 राजनीतिक सवाल हैं, उसका सीधा सीधा आपसे पूछूंगी, जवाब दीजिएगा। आप इस बात से खुश हैं क्या कि भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का ये कहना है कि वो किसी को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा का सामने सीएम फेस के तौर पर नहीं आना, आप खुश हैं इससे? आपको लगता है कि आते सामने? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने का स्टंट है।
कैसे? कांग्रेस पार्टी बिना परिवार के बाहर ही नहीं जा सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ ही जाएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे के लिए जाएगा, इससे बाहर नहीं सोच सकते। क्यों? कुमारी शैलजा भी तो है, उनकी भी अच्छी वो मिलती रहती है सोनिया जी से। अशोक तंवर ने बात करी थी, ख्याल करे उसकी गर्दन तोड़ दी। अशोक तंवर की थोड़ी सी बात करी थी। कुमारी शैलजा को भी ध्यान रखना चाहिए, ख्याल होगा उसका। कोई पूछ रहा है क्या कुमारी शैलजा को? वो तो बोलती घूमती है, वो तो अपनी बात। बड़ी दलित नेता है वो। नहीं, दलित नेता है, परंतु कांग्रेस सम्मान तो नहीं दे रही दलितों को। सम्मान कहाँ दिया है? कांग्रेस घोषणा करे ना, राहुल गांधी घोषणा करे भी हम इसको कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। घोषणा करने क्यों नहीं घोषणा कर रहे? कोई दिक्कत आ रही है? एक गरीब परिवार के, बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को प्रधानमंत्री ने ये घोषणा, मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ की सेवा करने का मौका दिया और आगे भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बोल दिया। आप भी सैनिक कार्ड खेल रहे हैं। सैनिक कार्ड नहीं, मैंने कहा बीसी समाज से, बीसी समाज का गरीब परिवार का बेटा, जो कल्पना से परे की बात है। किसी ने आज तक सोचा नहीं है, किसी ने सोचा नहीं बनाने के लिए। आज यहाँ इस जिम्मेवारी उसके ऊपर बैठा दिया। चेहरा बदलो, राज करो। चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री को बदलो, ऐसा एक नहीं अनेकों राज्य में हुआ है। ऐसा नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मनोहर लाल जी के खिलाफ गुस्सा था लोगों में, कोई गुस्सा नहीं, बदल दिया। कोई गुस्सा नहीं था। मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा, उसका बड़ा लाभ मिला। आज सिस्टम को सुधारने का काम, अगर देखिए कोई रास्ता हम भी बनाते हैं, मैं किसी नए रास्ते के ऊपर चलता हूँ, दिक्कत आती है। अगर रास्ता बना हुआ है पहले से तो दिक्कत नहीं आती, नए रास्ते के ऊपर दिक्कत आती। अगर कोई सिस्टम को सुधार किया, लोग उस लचर पचर व्यवस्था में फंसे हुए थे, लोग उससे बाहर निकालने का काम मनोहर लाल जी ने किया। चलते हुए दो सवाल मैं करना चाह रही थी आपसे मुख्यमंत्री जी। एक तो ये आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का एक साथ आना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? क्योंकि देखिए नाक में दम कर दिया था लोकसभा चुनाव में, दोनों साथ आए थे ना, 5-5 पर हो गया, ड्रॉ हो गया पिछली बार मैच। अंजना जी, आप कहेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल की तरफ से कह रहा हूँ। केजरीवाल मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। शीला दीक्षित इतनी भ्रष्ट मुख्यमंत्री है दिल्ली की कांग्रेस की कि इसको मैं जेल में डाल दूंगा। ये कहे न कहे, आप बताओ। उसने ये बात कही, मंचों के ऊपर कही केजरीवाल ने बात। उसने ये कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि मैं इससे कभी समझौता नहीं करूंगा। आज अंजना जी, पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश जानना चाहता है कि केजरीवाल साहब आपके ये शब्द थे, किसी शब्द के ऊपर तो खड़े रहें। चलो, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस ने तो देश को लूटा है। जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज एक दूसरे के गले मिल गए। किसके कारण मिले? किस कारण से मिले? यही कारण है ना कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आखिरी पॉलिटिकल सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, दुष्यंत चौटाला से आपकी क्या सेटिंग हुई? भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के राजनीति करती है, देश की राजनीति करती है, देश के विकास की राजनीति करती है, देश के लोगों को सुविधाएं मिले उसको लेकर के राजनीति करती है, देश सेवा के लिए राजनीति करती है। एक जाति के अंदर सब जातियां खड़ी कर दी। मैं अभी देख रहा था, एक लिस्ट मेरे पास है अंजना जी, जो गोत है, गोत को भी जाति में लिख रखा है बीसी की। 140 पता नहीं कितनी जाति है इन्होंने बढ़ा रखी है, कमाल ही हो गया। इस सारे को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम भी यहाँ से लेटर लिखेंगे ओबीसी आयोग को, भाई देख करके। आपने दुष्यंत चौटाला पे कुछ नहीं कहा? फिक्स्ड मैच है? नहीं, देखिए, जाट वोट कटे बटे, कोई हुड्डा साहब ना ले जाएं, जाट वोट बटे, इधर उसकी बीएसपी सोच से है। आईएनएलडी का समझौता, दलित वोट 20% बटे। मैंने कहा है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, 36 बरादरी को साथ लेकर के हम राजनीति करते हैं और ट्रांसपेरेंसी राजनीति करते हैं, देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीति करते हैं, क्योंकि इन लोगों की परिवारवादी राजनीति है। ठीक है सीएम साहब, अब राजनीतिक सवाल तो खत्म हुए। अब अगले हिस्से में आपकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल करेंगे, आइए चलिए। तो सीएम आवास पे अब मुख्यमंत्री जी हम लोग पहुंच गए हैं। ये आप काफी यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं,
क्या है ये, कौन कौन से पौधे हैं? देखिए अंजना जी, ये हमारा बगीचा है। यहाँ ऑर्गेनिक हम सभी सब्जी वगैरह जो यहाँ होती है उसकी फार्मिंग यहाँ पर हम करते हैं। किसानों को इस बात को लेकर के भी सचेत कर रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े ताकि हम स्वस्थ रहें। इस हमारे शरीर की स्वास्थ्य के अंदर एक बड़ा लाभ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी है। ठीक है, यहीं से सर हम अपने रैपिड फायर सेक्शन में आते हैं, जिसमें कुछ सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछूंगी। चूंकि खेती की, किसानों की बात हुई तो एमएसपी को लेकर, और जो किसानों की मांग है सबसे ज्यादा, वो ये चाहते हैं कि उनको लीगल गारंटी मिले। एमएसपी पर मैं आपसे दो फसलों के, सबसे पहले धान का एमएसपी क्या है जो आप इस वक्त दे रहे हैं, क्या सीएम साहब ये बता पाएंगे? देखिए अंजना जी, धान का एमएसपी, क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो धान का कटोरा माना जाता है। हाँ। और सबसे ज्यादा हमारा हरियाणा का किसान ही धान का प्रोडक्शन करता है। 2300 रुपए, क्योंकि केंद्र से संबंधित ये सारा विषय है। हाँ। केंद्र इसकी परचेज करता है। हाँ। 2300 रुपए का भाव जो लगातार हर वर्ष एमएसपी बढ़ करके आता है। अब की बार वो 2300 रुपए तक प्रति क्विंटल उसका भाव पहुंचा है और सरकार उसको खरीदने का काम कर रही है। और हमने तो उसके अंदर और भी आगे बढ़ करके काम किया है कि 2300 रुपए प्रति क्विंटल तो खरीदते हैं। ई मंडी भी हमने यहाँ शुरू की है। ई मंडी के साथ साथ हमने अगर किसान की खाते में पैसा एक हफ्ते से ज्यादा देरी होता है तो विद इंटरेस्ट उसको देने का काम हमारी सरकार, हरियाणा सरकार करती है और उसको लेकर के डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का चलिए, काम धान हमारी में तो सरकार कर रही आप है। और सही, उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बाजरा, हमारी कई बाजरा फसलें पर हैं। बाजरा का भी एमएसपी ध्यान है आपको? लगभग 2600 रुपए के करीब हमारा बाजरे का है और लगभग 7,500 रुपए सूरजमुखी का भाव है। आपको कौन सा रोल ज्यादा अच्छा लग रहा है, सीएम वाला रोल या जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश अध्यक्ष वाला रोल पसंद आता था? अंजलि जी, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर रह करके काम किया। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे करके मैं जिलाध्यक्ष भी बना, ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। अब प्रदेश के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी है। ये सब जिम्मेवारियां मैं जब भी निर्वहन की हैं, आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। कैसे फोन आया था, कैसे आया था? इस पर तो कहानी आपने बताई नहीं कि अब सीएम बन रहे हो, अब काम देखना है। किसने सबसे पहले आपको बताया और आपने फिर सबसे पहले किसको बताया? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता था। विधायक दल की यहाँ बैठक थी, बुलाई थी और मैंने सोचा कि प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया। उसके अंदर मेरे को कहा कि आपने उसमें रहना है प्रदेश अध्यक्ष के नाते। जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो उसके अंदर नाम बोला गया कि विधायक दल का नेता, हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे, हमारे अर्जुन मुंडा जी ऑब्जर्वर आए थे, तो उस बैठक लेने के लिए विधायकों की, उसके अंदर अर्जुन मुंडा जी ने नाम लिया कि इनको विधायक दल का नेता चुना जाता है। मुझे तो तब पता चला। आपने पहला फोन किसको किया था पता लगते? घर में परिवार को किया, किसको किया? नहीं, मैंने तो माननीय मनोहर लाल जी बैठे थे। मैंने कहा भी ऐसी क्या बात हो गई है, मैं ठीक काम नहीं कर रहा। मैं कहा प्रदेश अध्यक्ष का, अच्छा। मैं कहा मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ जी। मैं जब मेरे को ये पता लगा कि मैं तो पार्टी का काम ठीक कर रहा हूँ, मैं अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो मेरे को बताओ। परंतु पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्णय किया है कि अब आपने इस जिम्मेवारी को लेना है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मनोहर लाल जी ने सत्ता आपको सौंपी, वहीं से मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अगर बीजेपी सत्ता में यहाँ वापसी करती है, सीएम आप ही को बनाया जाए? देखिए, ये पार्टी का मामला है। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनका ये मामला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक दल का नेता। मेरी तो अभी जिम्मेवारी, मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। और मैंने कहा है कि पार्टी ने उच्च स्तर ने आकर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात बोल दी है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी है कि स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं के आमजन के बीच में बिल्कुल और लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा मौका आता है, आप ही सीएम फेस हैं, तो ऐसे में अगला प्रश्न ये है कि अगर मामला अटकता है तो जेजेपी को लाएंगे अपनी तरफ सरकार बनाने के लिए, या आईएनएलडी आपको बेटर लग रहा है? अंजना जी, मैं बड़े विश्वास, इससे बड़ा मैं विश्वास से कह रहा हूँ, हाँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े सीटों के साथ तीसरी बार हैट्रिक में आप बड़े किसी बड़े 47 से आप 40 पे आए, 40 से लोग कह रहे हैं इस बार और जब घटेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हाँ। गजब के रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ। हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर विश्वास है, और मैं उसी बात को, उन लोगों के विश्वास के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी सीटों के साथ हम तीसरी बार सत्ता के अंदर आ रहे हैं। आपने कहा कि आपका चेहरा है और आपको सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कटी पतंग आपको कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कि हरनाल से जीते थे अभी और कुछ ही महीने में अब लाडवा सीट पर पहुंच गए हैं, क्यों? देखिए, उनकी सोच है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जहां जाता हूं लोग सर आंखों के ऊपर बैठाते हैं, तो इसका क्या परिणाम है? अगर आप सोचेंगे, मैं कहीं भी जा रहा हूं, हुड्डा साहब देख लेना जाकर कहीं, दुष्यंत नु कहते भी देख ले जाकर कहीं, कहते भी बदल का देख ले, उसको भी पता लग जाएगा, हुड्डा साहब को भी पता लग जाएगा। परंतु मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जहां भी जाता हूं, हरियाणा प्रदेश के लोग सर आंखों के ऊपर बैठाते हैं और इतना सम्मान, इतना प्यार देते हैं। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है और मैं उस जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दूर दराज किसी गांव से आ जाए, जब तक वो यहाँ आ गया और मैं उसको मिल नहीं ले पाता, तब तक मुझे भी चैन नहीं आती। हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों से भी है, तो कितने ओलंपिक्स में इस बार हरियाणा के लोगों ने मेडल जीते हैं? देखिए अंजना जी, मैं अपने पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि हमारे देश के अंदर 6 मेडल आए अब की बार। 6 में से 4 हमारे हरियाणा के आए, 4। और हॉकी के अंदर हमारे 3 प्लेयर थे, हॉकी के अंदर 3 प्लेयर थे हरियाणा के। हमें तो गर्व होता है, और ये गर्व क्योंकि हमारी जो खेल नीति बनी है वो गजब की खेल नीति बनी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, और उसके कारण से जो खेल नर्सरी बनी है, 0 ग्राउंड से हम बच्चों को लेते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाकर के भारत का नाम ऊंचा करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और उनको हम अलग से सम्मान भी खिलाड़ियों का करते हैं। तो खेल के मैदान का तो हिसाब आपने पक्का रखा हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। अंजना जी, नाश्ता कीजिए। धन्यवाद सर। तो जब तक नाश्ता आता है सर जी, इसी रैपिड फायर सेक्शन में एक मुख्यमंत्री साहब से, सीएम साहब से मुझे और प्रश्न करना था कि प्रधानमंत्री और आपकी सरकार, केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट की खूब बात करती है, क्या सीएम साहब डिजिटल पेमेंट करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ। हाँ। और मेरे लिए गर्व की बात है कि आज अगर हम देखते हैं, हाँ। एक बहुत छोटा फुटपाथ पर बैठा हुआ जो रेडी फड़ी लगा करके बैठा है, वो भी इस डिजिटल का उपयोग कर रहा है। हाँ। और ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसका कांग्रेस ने भी विरोध किया। कौन करेगा जी, कैसे होगा जी, वो तो जानता नहीं है जी। हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा लोगों में अट्रैक्टिव है कि इतनी ज्यादा उनके बीच में वो है कि वो हर चीज को जानते हैं। आपके मोबाइल पे है क्या सर डिजिटल हाँ, पेमेंट का? मेरे मोबाइल पे है। जरा एक लाइव हम लोग करा कर देख लेते हैं कि सीएम साहब क्या वाकई डिजिटल पेमेंट अपने मोबाइल से करते हैं? ये आपके अपने मोबाइल पे? जी जी जी। हाँ, ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आप 130 रुपए। अच्छा भाई, इन्होंने कर दिया है, ये पैसा ट्रांसफर किया है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री साहब की तरफ से किसको पैसा गया है? और आपका सोशल मीडिया, ट्विटर या फिर जो कि अब एक्स है, इंस्टा, ये सब खुद जानते हैं सारे पासवर्ड और आपको सब पता है? अपने से पोस्ट अपलोड कर सकते हैं? मैं अपने से ही करता हूँ सारा कुछ। और अंजना जी, मैं बताता हूँ, जब कंप्यूटर आया था तो मैं ऑपरेट करता था उसको शुरू से। मैं पार्टी के उसमें कार्यालय में
कंप्यूटर पे मैं काम करता था। यही से खाते खाते आपकी निजी जिंदगी पे एक दो सवाल मैं करना चाह रही थी। मैं पढ़ रही थी कि आपने मुजफ्फरपुर बिहार से, लोग कहते हैं कि बिहार से लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं, आपने मुजफ्फरपुर बिहार से अपनी ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई की है कॉलेज की। अंजना जी, दरअसल हमारी बैकग्राउंड आर्मी की रही है। पिताजी आर्मी में थे और आर्मी में रहते हुए अलग अलग स्थानों के ऊपर जाना रहता था उनके साथ। तो अलग अलग जगहों से पढ़ाई हुई है। सर, आपने खुद बताया कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर अगर चर्चा करें कि 10% यहाँ से लोग भारतीय सेना में हैं। अग्निवीर स्कीम के विरोध में भी माना जा रहा है कई लोगों ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोट डाला। अग्निवीर स्कीम, आप इसको बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं? क्योंकि विपक्ष आपको अग्निवीर स्कीम पर ही घेरता है, राहुल गांधी सबसे ज्यादा अग्निवीर स्कीम पर ही घेरते हैं। आप खुद आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपने कई आर्मी के भी लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं ये स्कीम ठीक नहीं है सेना के लिए। आप क्या कहें? देखिए अंजना जी, मैंने जो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। अग्निवीर को लेकर के भी उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार पूरे देश के अंदर फैलाने का युवाओं के बीच में काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये अग्निवीर विषय है, ये फेवरेट विषय है कि हमारे युवा एक कुशल युवा हो, एक्टिव हो, गति से काम कर सके। उसको लेकर के अग्निवीर की ये योजना लेकर के आए और उसका इंटरेस्ट भी युवाओं ने, हमारे युवाओं ने एक जबरदस्त उनका रिस्पांस आया है इसको लेकर के। परंतु कांग्रेस उसको लेकर के दुष्प्रचार कर रही है और हमने ये निर्णय किया वो इस बात को लेकर के कि 4 साल के बाद क्या करेगा युवा। अरे 4 साल के बाद 25% युवा तो वहीं आर्मी में रह जाएगा। जो जवान बचेंगे उनको हरियाणा सरकार सी और डी के ग्रुप के अंदर हमने निर्णय किया है कि उनको हम 10% आरक्षण दे करके उनको हरियाणा की सरकारी नौकरी के अंदर स्थान देने का काम करेंगे। और उसके साथ भी अगर कोई हमारा अग्निवीर अपना काम करना चाहता है, क्योंकि पैसा वहां से लेकर के आएगा कुछ, और कुछ पैसा अगर यहाँ से है तो उसको 5 लाख रुपए का बिना इंटरेस्ट के लोन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि वो अपना काम कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। किसी भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको काम देने का काम हमारी सरकार करेगी। परंतु किस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया है, हिमाचल के अंदर क्यों नहीं? अगर हम ये कर सकते हैं तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में कर सकती है, कर्नाटक में कर सकती है, वहां के युवाओं को लाभ मिलेगा। परंतु राजनीति कर रहे हैं और राजनीति लेकर के उनमें भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। परंतु आज युवा इनके उस जाल को समझ चुका है। इस बार बजट में पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अब आप कैसे प्राइवेट कंपनीज को, क्या आप कैसे करेंगे कन्विंस कि आप इतने लोगों को नौकरी दो या इंटर्नशिप पे रखो? पीएम इंटर्नशिप भी क्या यही बेरोजगारी वाले चैलेंज का सीधा साइड इफेक्ट? नहीं, देखिए उनको लाभ मिलता है। अगर कोई कंपनी हमारे अग्निवीर को रखती है और उसको वो अच्छी सैलरी देती है, हमने उसके मानदंड तय किए हैं, उस मानदंड के अंदर अगर वो सैलरी देती है तो हमारी सरकार उसको इंसेंटिव देने का काम भी इंडस्ट्री को किसी करेगी। कंपनी से बात हुई आपकी यहाँ पर? कैसे आप नहीं, जब हमारे पास अग्निवीर आएगा और हमें लगेगा कि बच रहा है तो हम तुरंत करें। हमने पॉलिसी बना दी है, पॉलिसी बना करके हमने उसके ऊपर निर्णय कर लिया है सारा का सारा। हम किसी अग्निवीर को फ्री नहीं रहने देंगे, हम उसको सरकार पूरी हेल्प करेगी। अगला जनता से जुड़ा मुद्दा है कास्ट सेंसस का, जिसको राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं। यहाँ पर भी एक ऐसे राज्य में जहाँ पर अजगर से लेकर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चलते हैं कास्ट के। कास्ट सेंसस विपक्ष के हाथ में, सबसे बड़ा काट उनको दिख रहा है कि बीजेपी का कमल को अगर मुरझाना है तो यही करना होगा। देखिए अंजना जी, मैंने कहा है कांग्रेस हर एक वो मुद्दा जिससे कहीं समाज का नुकसान होता है, जिससे कहीं देश का नुकसान होता है, उसको उठाने में, उसका सहयोग करने में, उसके साथ चलने में कांग्रेस को आनंद आता है। अच्छा है, जाति जनगणना की जो वो बात कर रहे हैं, होना चाहिए नहीं होना? देखिए जो वो कास्ट सेंसस तो हमारे यहाँ तो पीपी कार्ड हमने लागू किया है हरियाणा के अंदर, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र से सब चीज बाइफरकेट है, सब चीज के बारे में पता है, कौन कितनी कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है, सारा मालूम है। परंतु ये लोग इतने लंबे समय तक क्या करते रहे?
तो अब हम उस हिस्से में आ गए जहां पर जनता से आप मिलते हैं, उनके बीच चलेंगे, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स पर 2 सवाल मैं करूंगी। आपके योगी जी वॉर क्राई देते हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। आप भी यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क तीर्थ की बात कर रहे हैं। क्या धर्म के आधार पर जो पॉलिटिक्स है वो अब भी चलेगी, ऐसा आप लोग मानते हैं? फैजाबाद जैसी सीट, बद्रीनाथ, ऐसी सीटें हारने के बाद? नहीं अंजना जी, देखिए विषय ये नहीं है, बुजुर्गों को सम्मान देना। एक हमने इनकम का क्राइटेरिया तय किया है, भी उस इनकम से नीचे जो बुजुर्ग हैं वो बाहर नहीं जा सकते घूमने के लिए। सरकार उनको अपने खर्चे के ऊपर तीर्थ दर्शन कराने का काम करेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये हमने यहाँ शुरू किया है और उसके अंदर कोई भी जा सकता है, सबके लिए है। आइए, जो लोग आपसे मिलने आए उनसे बात करते हैं। सुबह में आप रोज मिलते हैं लोगों से यहाँ पर? काफी संख्या। कहाँ से आए आप लोग? हिसार से भी ना। इनकी मुस्कुराहट जो है ना वो बहुत मन को भाती, और वर्कर के प्रति जो कार्य करता है ना बीजेपी का, उसके प्रति ना कहा भी थानेदार बना देंगे अपना। शपथ के पहले सैनी साहब, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज के तौर पर आप राहुल गांधी को, भूपिंदर हुड्डा को, कुमारी शैलजा को, या अरविंद केजरीवाल जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, किसको आप सबसे बड़ा किसको मानते हैं चैलेंज? चैलेंज हमारे सामने जो इनका झूठ है, जो इनकी गलत नीतियाँ हैं, और जो ये लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, भ्रम फैला करके लोगों को बरगड़ाते हैं। ये इस प्रकार की ये नहीं पता लगता ये कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको फिर बड़े एक योजनाबद्ध तरीके से नीचे फैलाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं समाज और आम लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत आती है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस ज्वाइन करना अंदर से आपके लिए, तो ये आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कोई व्यक्ति किस विचार के साथ जुड़ता है, किसके नहीं जुड़ता है, ये इंडिविजुअल व्यक्ति का विषय है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उन्होंने वो विचार अच्छा लगा है तो उसके साथ जुड़े हैं, परंतु देश को वो विचार अच्छा नहीं लगता। देश के लोग, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। क्या विनेश फोगाट की नाराजगी दूर की जा सकती थी? क्या बीजेपी इसमें फेल हुई कि वो कांग्रेस में चली गई? नहीं, देखिए मैं ये बात मानता हूँ, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस रणनीति का शिकार हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी रणनीति का शिकार हो जाता है तो उसके सामने भी दिक्कत खड़ी हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के झंसे में फंसे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उनको मिसयूज किया है और मिसयूज करके उनका उसको आगे किया है, मैं ये मानता हूँ। अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट में, क्योंकि अब आपको टेक ऑफ करना है अपने प्रचार के लिए, आपके लिए बहुत बिजी टाइम है। अब वो घड़ी है जब आपको लेनी है शपथ। अगर आप सत्ता में वापस आते हैं तो सीएम साहब, कौन सा वो एक वादा है जो आप कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड हाथ उठाकर शपथ लेकर जनता से कहेंगे कि अगर मैं वापस आया तो ये काम मैं जरूर करूंगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, ज्ञान GYN। हाँ। गरीब को हम खुशहाली की तरफ ले जाएंगे और अन्नदाता को हम मजबूत करेंगे और युवा को हम सुरक्षित करेंगे, उनको विश्वास जगाएंगे जो हमारी सरकार कर रही है, और नारी को हम सशक्त करेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में हरियाणा भी पीछे नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल ये शपथ लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने ज्ञान की बात कही है, उस ज्ञान को पूरा हम गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी के लिए, उसकी खुशहाली की मजबूती के लिए हमारी सरकार दिन रात एक करके उनको मजबूत करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैनी साहब, इतना टाइम व्यस्त अपने टाइम टेबल के बीच में से। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। नमस्ते।